आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे नेशनल वाटर मिशन के एडिशनल सेक्रेटरी अशोक कुमार जी से। तो सबसे पहले सर सोशल संवाद आपका स्वागत करता है और नमस्ते नमस्ते। हम जानना चाहते हैं कि जो नेशनल वाटर मिशन के कार्य के बारे में संक्षिप्त में आपसे जानकारी चाहेंगे। तो एक छोटी सी जानकारी बताइए कि जो नेशनल वाटर मिशन है वो देश में क्या कर रहा है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। हम्म। आपने नेशनल वाटर मिशन के बारे में जानने के लिए हमारे पास आए हैं। हम्म। नेशनल वाटर मिशन 2011 में हम्म। 8 अन्य मिशनों के साथ हम्म। शुरू किया गया था। हम्म। नेशनल एक्शन प्लान फॉर हम्म। क्लाइमेट चेंज के तहत। जी। अ, आप सब जानते हैं कि आजकल हम्म। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम्म। वो भूमि का तापमान उठते जा रहे हैं। हम्म। पानी ज़्यादा हम्म। पिघलते हैं ऊपर। स्नो हम्म। पिघलते हैं। हम्म। सी वाटर राइस होते हैं। हम्म। इसके वजह से काफ़ी बदलाव हम्म। देखने के लिए आया है। हम्म। हमने कभी अर्बन फ्लडिंग के बारे में सुना नहीं। जी जी। बट अभी पिछले 10 साल में से हम्म। बहुत सारे सिटीज़ में, बॉम्बे में, हम्म। हैदराबाद में, कई जगह में अभी हम्म। फ्लडिंग भी हो रहा है। हम्म। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हम्म। तो ये मिशन को इसलिए गठित किया गया कि हम्म। वाटर पे क्या असर होगा क्लाइमेट चेंज पे, हम्म। उसको इसकी जानकारी के लिए उसमें हम रिसर्च करने के लिए उसमें हम्म। रिसर्च करके पॉलिसी को एक हम्म। रूपरेखा देने के लिए ये मिशन का गठन किया गया था। हम्म। तो पिछले 8 9 साल से में हमने हम्म। कई रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। जी। डिफरेंट डिफरेंट वाटर बेसिन में हम्म। इसका क्लाइमेट चेंज का असर क्या हुआ है। हम्म। इसमें हम फिर हम्म। वाटर यूज़ एफिशिएंसी करके है। हम्म। वाटर का जो एफिशिएंसी हम जिस एफिशिएंसी पे यूज़ कर रहे हैं उसे का उसका भी स्टडी करने का था। हम्म। हमारे यहाँ पे बहुत कम एफिशिएंसी है। मतलब हम्म। जितना पानी से हम निकाल सकते हैं हम्म। उसमें से खाली 20% या अभी तक जो शक्ति निकाल सकते हैं वही करते हैं। हम्म। तो वाटर यूज़ एफिशिएंसी इंडिया में बहुत कम है। हम्म। बाकी बाकी अन्य देशों में जैसे अमेरिका एंड ऑल दिस थिंग्स, अब आपने एक किलो हम्म। धान उगाने के लिए हम्म। 800 लीटर का यूज़ करते हैं, हम्म। जबकि हम इंडिया में 3000 लीटर यूज़ करते हैं। इसलिए हम्म। बहुत फ़र्क है। तो वो 1 किलो धान के लिए 800 हम्म। लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, हम्म। और हम लोग वही 1 किलो दाने के लिए 3000 से 4000 लीटर यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म। उसका इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, हो सकता है। हम्म। तो ये सब के बारे में हम्म। पब्लिक को बताना, उसमें रिसर्च करना, उसमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी हम्म। एग्रीकल्चर में भी नहीं, हम्म। इंडस्ट्री में भी हम्म। हो आ सकता है। हम्म। तो कम पानी के हम्म। लागत में ज़्यादा ज़्यादा कार्य। कार्य, हम्म। उसी के लिए हम हम्म। कार्यक्रम चला रहे हैं। हम्म। तो इस उद्देश्य से हमने कई कार्यक्रम शुरू किए थे। हम्म। पिछले साल में हमने नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स पहली बार हम्म। दिया था। तकरीबन 22 संस्था या हम्म। इंडिविजुअल्स को हम्म। 45 हम्म। लाख रुपए तक हम्म। ये हम्म। प्राइस मनी भी दिया था। हम्म। और उनके क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं उसका हम्म। भी रिकग्निशन किया था। हम्म। फिर हमने दो बड़ी मुहिम चलाए थे। हम्म। एक तो हम्म। क्या सही फसल करके है, हम्म। जो हम्म। वाटर यूज़ एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर उसको बढ़ाने के लिए, फार्मर्स को जागरूक करने के लिए एक हम्म। प्रोग्राम किया था। हम्म। 2019 में नवंबर 14 तारीख को हमने एक कार्यक्रम पंजाब के अमृतसर में शुरू किया गया था। पंजाब की सर बात की तो पंजाब में हम देखें तो जो कृषि वहाँ पर जो खेती की ज़मीन हो, कई सारे मैंने रिपोर्ट्स पढ़े हो गांव कनेक्शन, तो वहाँ 600 फीट नीचे जल स्तर जा चुका है। तो वहाँ पर पानी को ऊपर लाने के लिए क्या आप लोग योजना बना रहे नहीं हैं। नहीं, देखो, हम्म। नेशनल वाटर मिशन हम्म। योजना नहीं बना हम्म। रहे, बिकॉज स्कीम्स हम नहीं बना रहे। हम्म। हम खाली पॉलिसी को हम्म। उपदेश देना है कि बिकॉज आप ये ऐसे करने से आपका पानी का स्तर नीचे जा रहा है, हम्म। तो उस पर जागरूक होना है। हम्म। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि हमारे मेरे देश में हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने हम्म। साइलो में काम करते रहते हैं। हम्म। तो जो व्यवसाय डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, तो एग्रीकल्चर के अपने बढ़ावा के लिए काम करते रहते हैं। बट
जितने भी इनएफिशिएंट वाटर यूज़ होते हैं वो उसको परवाह नहीं करते। उनको खाली अपना वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो ज़्यादातर पानी का, ज़्यादातर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो हमने ये एक कोशिश की है कि ये पानी के प्रिज्म के दृष्टिकोण से देखा जाए कि व्यवसाय एग्रीकल्चर कैसे मोर इनकम पर ड्रॉप, मतलब हर एक बूंद में जितना ज़्यादा इनकम किसान को आ सकता है उसी में फोकस कर रहे हैं। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी देखिए 75 to 80 80% इरिगेशन अभी ग्राउंड वाटर से हो रहा है। पहले बकरा नंगल डैम और सरफेस वाटर इरिगेशन हुआ करते थे, बट पिछले 20-30 साल से हमको ये देखने को मिला है कि यहाँ से ज़्यादातर लोग ग्राउंड वाटर का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ग्राउंड वाटर का दोहन ज़्यादा हुआ है। कई जगह पे 600-800 फीट तक भी पानी का स्तर नीचे चला गया है। 130 ब्लॉक में से 108 ब्लॉक अभी वाटर क्रिटिकल है। तो ये बात उनको बताने के लिए, किसानों को बताने के कि देखो आप धान पैदा कर रहे हैं, पर धान तो वो लोग खाते नहीं है। वहाँ से जितने भी धान उगाते हैं उसमें से 90% तो प्रोक्योरमेंट में जाते, तो वह खाता इस्तेमाल नहीं होता है। जो पैसा ज़रूर मिलता होगा एमएस की वजह से, बट आप पंजाब से अगर इतना धान बाहर भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इतना पानी एक किलो धान के लिए जैसे मैंने बताया 3000 लीटर पानी की ज़रूरत है। तो इतने टन धान आप अपने पंजाब से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका मतलब कि इतने ज़्यादा पानी आप आपके भूगर्भ से निकाल के बाहर भेजे जा रहे हैं। इसका प्रॉब्लम है कि अभी तो देखो वाटर टेबल नीचे होते गए और अब वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसलिए ज़्यादा पावरफुल मोटर लगा के हम खींच सकते हैं, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो आप 2-3 साल के बाद जब पानी एकदम ख़त्म हो जाएंगे, फिर पीने के लिए भी की दिक्कत हो सकता है। उसको फ्लैग करने के लिए हमने ये प्रोग्राम बताया कि देखो आप वाटर जो क्रॉप्स वाटर कम लेते हैं उसी का डाइवर्शन कराना है, जैसे मेस हो, सोयाबीन हो, ऐसे जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो सूटेबल है उसी तरह का क्रॉप्स यूज़ करते हैं। देखो बिहार, उड़ीसा वो एरिया है जहाँ पे पानी का अभी स्तर ऊपर रही है और गंगा का जल भी बह रहा है, तो वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल। तो उस जगह पे हम पैडी पैदा कर सकते हैं, धान उगा सकते हैं, क्योंकि हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी भी होना चाहिए, तो हमारे लोगों को खाने के लिए खाद मिलना भी चाहिए। तो जिस एरिया में वो सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल है, वो धान उगाना सूटेबल है, पानी है और क्लाइमेटिक आबो हवा उसको सूट करते हैं, उसी जगह पे हम पैडी का, धान का पैदावार कर सकते हैं। पंजाब एरिया में कौन का सूटेबल है, पहले तो मिलेट्स ऐसे रागी ऐसे ही करते थे, तो वो करना है। देखो पिछले कई सालों में हमारा खाने का भी वो तरीका और चेंज हो गया। तो पहले हम ग्रेन्स खाया करते थे, अभी ज़्यादातर लोग फल खाते हैं, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्ट्स खाते हैं। ये बदलाव जो आया है, तो उसी को नज़र रखते हुए फार्मर्स को भी अपना प्रोडक्शन चेंज करना है। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बात कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। अगर मेज़ करेंगे तो उसमें कौन से हम एथेनॉल बना सकते हैं, एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो तरह तरह के वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। खाली हम पिछले 50 साल में हम धान उगा रहे हैं, तो इसलिए हम वही करते रहेंगे, करने बोलने से प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो एग्जैक्टली इसलिए तो हम उसको क्रॉप डाइवर्शन करके सही फसल का उपयोग करने के लिए एक मुहिम चलाया था हमने। पंजाब में किया था, फिर महाराष्ट्र में कई जगह पे ये शुगर केन का है। शुगर केन भी ज़्यादा पानी यूज़ करने वाले क्रॉप है। तो ये पानी वेस्टफुल होने से पानी का जो
नीचे का स्तर तो वो पानी का लेवल भी नीचे चले जाएंगे और ज़्यादातर पानी का दोहन हो सकता है। तो वो एक मुहिम चलाई थे। और उसके बाद हमने देखा कि ज़्यादातर लोग हम पानी अपने एक्वीफर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वापस भराने का कोई कोशिश नहीं हो रहा है। तो इसलिए नेशनल वाटर मिशन ने पिछले 8 महीने से हमें एक मुहिम शुरू कर ली थी। उसका नाम है कैच द रेन, मतलब रेन को पकड़ो, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, बरसे जब भी बरसे। तो इसका कैंपेन है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, कैच द रेन जहाँ बरसे जब भी बरसे, ताकि हमारे जो बारिश इंडिया में 3-4 महीने आते हैं, जून से अगस्त सितंबर तक तो अच्छी बारिश होती है। उस समय में जो भी जितने भी पानी आता है उसको हमको सेव करके संभाल के रखेंगे, तो पिछले अगले 8 महीने जब बारिश नहीं होते उसी समय उसको उसका उपयोग कर सकते हैं। इसलिए वो कैच द रेन कैंपेन हम चला रहे हैं। सर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, क्लाइमेट चेंज की वजह से दो समस्याएं आ रही हैं। एक, भारत में एक तरफ बारिश होता है और एक तरफ सूखा पड़ जाता है, तो उससे निपटने के लिए भविष्य में क्या ऐसी योजनाएं होंगी, या आप लोग क्या ऐसा मैसेजिंग दे रहे हैं कि जिससे जो हमारे किसान भाई हैं या जो भी हम 12 या गांव-गांव में हैंडपंप का यूज करके पानी निकाल रहे हैं, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखो, हम पानी का ऐसे दोहन करते थे कि ये तो कभी सोचा भी नहीं कि पानी कम होंगे, बट इसलिए ज़्यादातर वेस्ट किया हमने, उसमें इसका सेविंग करने का कोई प्रबंध किया नहीं था, और ओवर यूज़ करके इनएफिशिएंट यूज़ करके पूरा दोहन किया है। इसमें अभी हमको पब्लिक को मैं मैसेज देना है कि पानी इन्फिनिट नहीं है, उसका तो भी प्रॉपर रेस्पेक्ट करना है, उसका भी प्रॉपर यूज़ करना है, और ओवर यूज़ मत करना है। तो इसलिए दो तीन चीज़ें करना है। एक तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट होता है, दूसरा को डिमांड साइड मैनेजमेंट करना पड़ता है। डिमांड, पहले हम डिमांड साइड मैनेजमेंट की बात करेंगे। डिमांड साइड मैनेजमेंट मतलब पानी जहाँ पे हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसमें कम कैसे किया जा सकता है। तो रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज एक 3 Rs का एक फॉर्मूला है, और रिकवर और रिचार्ज और क्या है रेस्पेक्ट। ये हम वो एक नारा दिया है कि आप 3 Rs यूज करेंगे तो डिमांड में, वाटर का डिमांड, एग्रीकल्चर में अच्छा इरिगेशन का प्रबंध करो, ड्रिप इरिगेशन का प्रबंध करो, नहीं तो स्प्रिंकलर इरिगेशन का प्रबंध करो, और जो क्रॉप्स कम पानी लेते हैं उसी का प्लांटेशन करो। इसके वजह से हमारा पानी का डिमांड जो है कम हो सकता है। वैसे उद्योग के क्षेत्र में इंडस्ट्रीज बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग करके कैसे पानी बचा सकता है, वहाँ पे काफ़ी रिसाइकलिंग हो सकता है, वो रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो उनके लिए वो एक डिमांड साइड में काम हो रहा है। सप्लाई साइड जी, जहाँ हम पानी को कुदरत से जब भी मिलता है उसको सेव करके रखना। तो जैसे आपने बताया 3-4 महीने हमको बहुत बारिश होती है, बारिश के बाद वो बारिश में बहुत पानी बरसता है, और क्लाइमेट के चेंज की वजह से अब देखा जाए कि पहले आराम से 3-4 महीने बरसने वाला बारिश अभी 2-3 महीने में, कम दिनों में बहुत तेज़ी से बरस के चले जाते हैं। ये तो क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। और इसका ये नतीजा है कि एक तो पानी एकदम सडनली आ जाता है और बहुत तेज़ी से बरसते, इसलिए वो ज़मीन में भी उसको क्या सिंकिंग करने का मौका नहीं मिलता है, वो रन ऑफ करके चले जाते हैं और तबाही मचा के चले जाते हैं, वो सबको तोड़ फोड़ करके डैमेजेस करके चले जाते हैं, प्रॉपर्टी नुकसान होता है, क्रॉप का नुकसान होता है। तो इसमें हमको ये करना है कि जो बारिश इतनी तेज़ी से आते हैं तो हमारे हाथ में नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है। हम ये क्या कर सकते हैं कि ये बारिश जब आते हैं उसको कहीं ना कहीं हम जमा करके इसका तेज़ी से नहीं बढ़ने के उसी का स्पीड कम करो, ये ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क कर सकते हैं।
नहीं तो हम पर्वत के यहाँ पे ना ट्रेंच कटिंग करके पानी सीधा जल्दी नहीं आना चाहिए, आहिस्ता 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 वो स्टेप में आ सकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी जब रुक रुक के आता है तो नीचे ज़मीन में जा सकता है, तो वहाँ पे एक्वीफर को रिचार्ज कर सकते हैं। ये एक्वीफर हम रिचार्ज करेंगे तो बारिश के बाद के टाइम में एक्वीफर से थोड़ा पानी आहिस्ता आहिस्ता अपने नदियों में आ सकता है, ताकि नदी भी फ्लो कंटिन्यूसली। नहीं तो ये देखा जाता है कि बारिश के टाइम में वहाँ बाढ़ हो जाते हैं, उसके बाद 3-4 महीने के बाद सूखा पड़ जाता है। अगर हम पानी को हम ये एक्वीफर में स्टोर करके संभाल कर रखेंगे तो ये यहाँ से वाटर आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो जाएंगे और पूरे साल में पानी अपने नदियों में बहते रहते हैं। ये दो चीज़ हमको करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिक को बारिश के टाइम में पानी को पकड़ना और संभाल कर रखने का एक मैसेज देना है। और सर नदियों को जोड़ने की बात हो रही थी, इस समय कुछ हद तक पार पाया जा सकता है इन सब चीज़ों पर, क्योंकि हम देखें कि हम जैसे बिहार झारखंड में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे ही बारिश के महीने में पानी ओवरफ्लो हो जाता है और वो जैसे ही आप गर्मी में आइएगा तो वो क्या कहते हैं पूरा नदी सूख जाता है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ताकि वहाँ पर पानी हम बचा सकें? देखो हम अभी हमारा जो दिमाग में पहले था कि पानी इकट्ठा करने के लिए डैम्स बनाना है, बड़े बड़े डैम्स बना के ये पानी जितने भी बारिश में पानी आते थे उसको एक जगह लेके गए और बड़े बड़े डैम्स बनाए थे। हमारे यहाँ पे 5 से 5 हज़ार से ज़्यादा डैम्स है। तो ये डैमों का ज़माना गया है, क्योंकि डैम में क्या होता है कि बहुत पैसा खर्चा हो जाता है, फिर बहुत टाइम डिले होता है। जो पानी हम इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारा ज़मीन वो सबमर्जेंस में आ जाता है, लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, ये एनवायरमेंटल इशू आ जाता है, ये तमाम प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमने एक नया रीति से सोचने शुरू कर लिया कि क्यों ना उसको छोटे छोटे तालाब इसमें स्टोर किया जाए। ताकि देखो एक इंग्लिश में कंसेप्ट है क्राउड सोर्सिंग मतलब और क्राउड फंडिंग मतलब हर एक आदमी एक एक रुपये डाले तो 1000 लोग हैं, 1000 लोग अगर हर एक आदमी एक एक रुपये डालेंगे तो 1000 रुपये मिल सकता है। बट ये 1000 रुपये वापस सबको एक एक रुपये दे देंगे तो एक एक रुपये उनके जेब में रह सकता है। ऐसी उसी तरह ये जब बहुत पानी आके इकट्ठा होके पूरा नदी में तबाही में जाके जाता है तो बहुत सारा पानी है उसमें। ये पानी को यहाँ तक आने से रोके अपने जो जहाँ बरसता है पानी, जहाँ बरसता उसी इलाके में स्टोर करके रखेंगे तो हर आदमी के पास थोड़ा पानी रहेंगे। ये थोड़ा पानी डिसेंट्रलाइज स्टोर करेंगे तो बाढ़ नहीं होंगे और सबके साथ सबके पास पानी रहेंगे और वो सब पानी अपने काम के लिए वहाँ यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ये अभी क्या जाता है कि ये तो किसी एक जगह में डैम बना के देखते हैं और डैम से फिर पाइप लगा के फिर हमको पीने के लिए पानी बड़े बड़े शहर में लेके जाते हैं। बट अगर हम इस पानी को अपने अपने जगह में स्टोर कर रहे थे वहाँ से हम निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके रहते हुए हमको ये इंटरलिंक ऑफ द रिवर्स की ज़रूरत नहीं है। ये पानी रिवर्स में आके इतना ओवरफ्लो हो जाए तभी ना ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर हम पानी हम अपने अपने जगह में स्टोर करते हैं और वो अंडरग्राउंड से रिलीज थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होकर अपने नदी में आ जाता है, वो टाइम थोड़ा डिले होके आ जाता है, तब तक बारिश ख़त्म हो जाते हैं और बारिश के बाद ये पानी थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स में आ जाते रहते हैं। तो हमको पूरे साल में पूरे महीने पूरे दिन हमको नदी बहने को मिलता है। अभी क्या होता है कि बारिश के टाइम में बहुत सारा पानी आता है, पूरा नदी ओवरफ्लो करते हैं और 1-2 महीने के बाद पूरा खत्म हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो हमारे ये एक ही आइडिया है कि अगर हम पानी को हम वही के वही रोक के एक्वीफर से आहिस्ता आहिस्ता नदी में रिलीज करेंगे तो ये बाढ़ भी कम हो जाए, बाढ़ का भी जो भी नुकसान है वो भी कम हो जाएंगे और साल भर
हर दिन में हमको नदी, बहते हुए नदी मिलेंगे, इससे बहुत फ़ायदा है। एक तो मछली जितने भी जीव जंतु है पानी में वो बच सकते हैं। अभी क्या है कि पानी ख़त्म हो गया तो बहुत सारे मछली मर सकते हैं, सब वहाँ के जीव जंतु का भी जीवन में नुकसान हो सकता है। ये पानी बहने से अपना ना स्वास्थ्य भी बढ़ जाता है, पानी के जो दोनों तरह रहने वाले उनको भी काम आ जाता है, क्योंकि ऐसा ऐसा पानी वहाँ से निकाल के सिंचाई के लिए काम आ सकता है। और अपना स्वास्थ्य भी बढ़ सकता है, क्योंकि अच्छा पानी आबो हवा है तो टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ये सब के लिए अच्छा है कि हम पानी अपने जगह पे थोड़े थोड़े स्टोर करके आहिस्ता आहिस्ता जो पुराने ज़माने में हुआ करता था उसी तरह होता है, तालाबों और कुएं में कन्वर्ट करके। ये तो देखो पिछले कई सालों में हमने देखा कि शहरीकरण की वजह से पानी अभी बहुत जल्दी फास्ट रन ऑफ होते थे। हमने देखा कि ज़्यादातर हमारे घर में भी घर के जो आंगन है, पहले हम ऐसे खुला छोड़ देते थे, अभी टाइल्स लगा देते, कंक्रीट लगा देते, और रोड इतने बहुत सारे रोड्स आ गए। रोड्स में भी देखो पूरा बीटी हो गया, सब कुछ हो गया, तो पानी को ग्राउंड में जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। देखो इसलिए इसकी वजह से ये सब हो रहा है। हम अगर पानी को नीचे जाने का रास्ता दिखाएं और वो अगर अपने एक्वेफर में वही के वही स्टोर हो जाते तो आहिस्ता आहिस्ता पानी रिलीज हो जाएंगे और हमारे लिए काम आ जाएंगे। सर देश की जनता के लिए आखिरी संदेश क्या होगा? और हमारा चैनल सोशल संवाद है जो सामाजिक और गांव क्षेत्र में जाके कार्य करता है, हमारे दर्शक जो है गांव के भी हैं, उनके लिए आपका क्या एक संदेश देखो है? बहुत बढ़िया आपका चैनल सोशल संदेश बहुत अच्छा है, ये काम कर रहा है, क्योंकि ये मैसेज हमको, ये जो मैसेज है वो गांव गांव में पहुंचना है कि पानी को सेव करो, पानी को क्या इज्जत